हेलो दोस्तों। तो आरबीएससी टॉपर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें हमने विज्ञान की जो सीरीज चालू की थी वो हमने ख़त्म कर दी। विज्ञान के सारे पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। साइंस के अभी आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। और ये जो चल रही है ये चल रही है हमारी सोशल साइंस। इसकी एक बुक कंप्लीट हो चुकी है जिसके पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ये दूसरी वाली बुक है, उसका अध्याय फर्स्ट संसाधन और विकास। आइए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले बुक का नाम है समकालीन भारत पार्ट सेकेंड, भूगोल 2021-22 के लिए जो सिलेबस है। अब देखिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो अध्याय फर्स्ट संसाधन और विकास, अध्याय टू वन और वन्यजीव संसाधन, अध्याय 3 जल संसाधन, अध्याय 4 कृषि और 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन। ये तो पढ़ने हैं। और क्या छोड़ना है, क्या हटाया गया है 2021-22 के लिए। तो अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग, ये वाला जो टॉपिक है ये इस साल के लिए हटा दिया। और अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये भी इस साल के लिए हटा दिया। तो ये वाला और ये वाला तो हमें नहीं पढ़ना है। बस कितने चैप्टर पढ़ने इसके? 5। तो आइए आगे बढ़ते हैं, पांचों चैप्टर को कवर करते हैं। इससे पहले वाले आपने नहीं देखे हैं तो जाकर उस बुक के नोट्स देख लीजिए। अध्याय फर्स्ट है संसाधन और विकास। सबसे पहले संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, जो भी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तथा जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। आइए देखते हैं संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। पहला इसका पार्ट है जैव संसाधन। वे संसाधन जो जैव मंडल में मिलते हैं तथा जिनमें जीवन विद्यमान होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जिनमें क्या विद्यमान होगा? जीवन। क्या विद्यमान होगा? जीवन। वो क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन। जैसे मनुष्य, मछलियां, प्राणी जात, पशुधन और इत्यादि। दूसरा है अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन। जिनमें जीवन नहीं होगा वो अजैव। मिट्टी, हवा, पानी आदि। अगला है समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो समाप्यता के आधार पर एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय किसे? वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि फिर से बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें किसी भी प्रक्रम, जैसे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रम द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, जिसमें पेट्रोलियम और कोयला हमारे आता है। इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। एक तो है व्यक्तिगत संसाधन, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे किसी किसान की जमीन, ये क्या कहलाता है? व्यक्तिगत संसाधन। अगला है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जिनका स्वामित्व किसी समुदाय या समाज के पास होता है। देखिए नाम से ही क्लियर है, सामुदायिक यानी कि स्वामित्व और समुदाय और समाज के पास। जैसे चारागाह, तालाब, पार्क आदि। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। देखिए ये है स्वामित्व के आधार पर, जिसमें व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिनका स्वामित्व राष्ट्र विशेष के पास होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सरकारी जमीन, सड़क, नहर और इत्यादि। एक है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।
ये क्या होते हैं? वे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किया जाता है। कौन से संसाधन कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं किसी भी देश की तट रेखा, जो समुद्री तट रेखा होती है, उसके 200 किलोमीटर तक उस देश का नियंत्रण होता है। जिस भी देश की तट रेखा होगी उससे 200 किलोमीटर दूर तक उस देश का अधिकार होता है। चौथा है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो विकास के स्तर के आधार पर देखें तो संसाधन के प्रकार एक संभावी, पहला है संभावी संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा परंतु भविष्य में किया जा सकता है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे गुजरात व राजस्थान में स्थित सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा, अभी वर्तमान में इनका उपयोग क्या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन कब हो सकता है? भविष्य में हो सकता है। कैसे संसाधन कहलाते हैं? संभावी संसाधन। अगला है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता व मात्रा निर्धारित हो चुकी है, यानी कि जिनका उपयोग अभी किया जा रहा है, क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेट्रोलियम। अगला है भंडार। ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तो हैं लेकिन इनके उपयोग की उचित टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि जो अभी वर्तमान में मौजूद तो है लेकिन हमें उसके उपयोग की टेक्नोलॉजी का अभी पता नहीं है। जैसे हाइड्रोजन ईंधन, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चौथा है संचित कोष। यह भंडार का हिस्सा है जिसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है परंतु उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है लेकिन उसका क्या नहीं हो रहा है? सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे पन बिजली परियोजना, यानी कि पानी से बिजली उत्पन्न होना। अगला है सतत पोषणीय विकास। क्या है? समझाइए। तो जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, किसे नुकसान नहीं पहुंचे? पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और भविष्य की जरूरतों की अनदेखी न हो, तो ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसके लिए 1992 में रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 100 देशों ने भाग लिया तथा सभी ने एजेंडा 21 पर सहमति दिखाई, जिसका मुख्य उद्देश्य सतत पोषणीय विकास का सही इस्तेमाल था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कब हुआ था? 1992 में। अगला है संसाधनों का विकास। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध, देखिए प्रकृति की देन है तो अंधाधुंध उपयोग होता है, जिसके कारण निम्न समस्याएं पैदा हो गई। कौन सी? संसाधनों का ह्रास, यानी कि संसाधन का बहुत तेजी से उपयोग जिससे इनकी मात्रा में कमी। समाज के कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय, जिससे समाज दो भागों में बट गया, एक तो संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, यानी कि अमीर और गरीब। अगला है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा कर दिया, जैसे भूमंडलीय कृत ताप, जिसको वैश्विक उष्णन भी बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय जो अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है। अगला है संसाधनों का संरक्षण। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास की आवश्यकता है। ऐसे विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अपेक्षा ना करें। अगला है भारत में संसाधन नियोजन। संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय
किसका ध्यान रखें? टेक्नोलॉजी कौशल और संस्थागत बातों को ध्यान में रखा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य है। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु हैं। पहला, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी क्या तालिका बनाना। दूसरा है उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी व संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए क्या करना, उसका नियोजन। पहले तो उसकी लिस्ट बनाना, फिर नियोजन करना। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बिठाना, यानी ऊपर जो दिए हैं दोनों के बीच तालमेल बिठाना। अगला है भू संसाधन। भू संसाधन क्या है? भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भारत में भूमि संसाधन देखते हैं, लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। कितने प्रतिशत? 43%। लगभग 30% भू क्षेत्र पर पर्वत स्थित है जो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं तथा पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय है। कितने? 27%। देखिए, भारत में भू उपयोग, भारत में भूमि का उपयोग किस प्रकार से होता है? तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व, सबसे पहले भौतिक कारक, यानी भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार इसके अंतर्गत आते हैं भौतिक कारक के अंदर। दूसरा है मानवीय कारक, जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, किंतु इसके 93% भाग के ही आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वांचल प्रांत जो है असम को छोड़कर अन्य के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक है भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय। सबसे यानी कि भूमि को किस प्रकार बचाया जा सकता है? सबसे पहला तो वनारोपण, यानी कि वन को लगाया जाए। अगला है चारागाहों का समुचित प्रबंधन, यानी कि जरूरत पड़ने पर ही इनका उपयोग किया जाए। कांटेदार झाड़ियां लगाकर रेतीले टीले स्थिर बनाना। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, सिंचाई का समुचित प्रबंधन, खनन प्रक्रिया पर नियंत्रण, खनन के बाद भूमि का समुचित प्रबंधन, औद्योगिक जल के परिष्करण के बाद इसका विसर्जन, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण और वनोन्मूलन की रोकथाम। अगला है मृदा संसाधन। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों की प्राकृतिक आवास होती है। अब देखिए मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। मात्र 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। कितने? 1 सेंटीमीटर। मृदा का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होता है, जो बड़े बड़ी जो चट्टानें होती है उनके टूटने से। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे तापमान, पानी का बहाव, पवन और आदि। आगे देखते हैं मृदा का वर्गीकरण। बनावट, रंग, उम्र, रासायनिक गुण आदि के आधार पर मृदा के कई प्रकार होते हैं। भारत में पाई जाने वाली मृदाएं निम्न है। तो सबसे पहली है जलोढ़ मृदा। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के जो डेल्टा है भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण गहन कृषि की जाती है और अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती। देखिए किस क्या क्या होता है इनमें, पोटास, फास्फोरस और चूना। और किसकी खेती की जाती है इनमें? गेहूं, चना, चावल की उपयुक्त खेती होती है।
अगली है काली मृदा। इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है? काली मृदा को। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जिसके कारण इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली कपास मृदा, रेगर मृदा किसको बोला जाता है? काली मृदा को। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इनमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला है तीसरा, लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में खेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में पाई जाती है। रवेदार आग्नेय चट्टानें जो होती है, देखिए क्या लिखा हो, रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में मिलती है। लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग किसके कारण होता है? रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण क्या होता है? इनका रंग लाल होता है। चौथी है लेटेराइट मृदा। यह उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह मुख्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक पदार्थ डालकर ही कृषि की जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या कैसी पाई जाती है? कम पाई जाती है। पांचवा है मरुस्थलीय मृदा। यह पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसे सही प्रकार से सिंचित करके कृषि योग्य बना सकते हैं। मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा क्या होती है? कम होती है इसमें भी। और नमक की मात्रा क्या होती है? अधिक। किसकी मात्रा ज्यादा होती है? नमक की। अगला है वन मृदा। यह आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन हो। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। जैसे नदी घाटियों में यह दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन जो होता है वो मोटे कणों के रूप में होता है। ये मृदाएं कैसी होती है? उपजाऊ होती है। और लास्ट टॉपिक है मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन क्या है? तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा का अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के मुख्य कारण है वनोन्मूलन, सघन कृषि, अति पशुचारण और भवन निर्माण व अन्य मानव क्रियाओं के कारण वनों मृदा का दोहन। मृदा संरक्षण के उपाय। पेड़ों की जड़ें मृदा की ऊपरी परत को बचाए रखती है। ढाल वाली जगह इसलिए क्या करना चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए। ढाल वाली जगह पर समोच्चय जुताई द्वारा अपरदन रोका जा सकता है और पेड़ों को लगाकर रक्षक मेखला बनाने से मृदा अपरदन की रोकथाम हो सकती है। ये जो इस वाली बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। इसका नेक्स्ट वाला चैप्टर जल्दी अपलोड कर देंगे। इसके नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना ले और इनको रीड करें। परीक्षा में इनसे बाहर जाने वाला कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।